वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 चैप्टर 21 का द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम कंटिन्यू करेंगे। ये उस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जैसे मैंने उस पार्ट में आपको बताया था कि आपको कॉपी और पेन लेके साथ में रहना है, ताकि कोई भी जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊं आप उसे नोट कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पॉइंट्स में हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हमने उसका प्रियम्बल में देखा था कि जैसे सोशलिस्ट, इक्वालिटी, ठीक है, कि फर्टर्निटी, हमने देखा वो सारा, कि जस्टिस, वो सब क्या है, वो उसकी क्या है, फीचर्स थे, उसकी कुछ खासियत थी। लेकिन हम इसमें उसके डीप में समझेंगे और कि उसके जो एक्स्ट्रा फीचर्स थे वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, फीचर्स, और फीचर की मतलब क्या होता है, फीचर्स का मतलब होता है उसकी विशेषता है, उसकी खासियत। ठीक है, कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी और क्या क्या खासियत है। तो उसमें देखो कुछ कुछ हमारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कुछ वर्ड्स है, वो इसके अंदर बहुत कुछ अपने एक शब्द में बहुत कुछ अपने आप को डिफाइन करते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें अपने आप को बताते हैं, हम उसको समझेंगे। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट, फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही समझना है। देखो, फेडरलिज्म को कहते हैं हिंदी में संघवाद। क्या बोलते हैं, संघवाद या संघात्मक। ठीक है, किसको बोलते हैं, फेडरलिज्म का। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है जो शक्तियां हैं, जो पावर है, क्या वो कई उस पे डिवाइड है। जैसे हमारा दूसरा पॉइंट भी देख सकते हैं आप, सेपरेशन ऑफ पावर। ये दोनों एक ही से कनेक्ट है, लेकिन फिर भी मैंने आपको अलग अलग पॉइंट में बताया, जो मैं इसके बारे में अलग अलग बताऊंगा। अब फेडरलिज्म का देखते हैं हम क्या है। संघवाद मतलब कि ऐसा एक जो नियम, ऐसा कानून जो अपनी पावर्स को कई स्टेज पे डिवाइड करता हो। जैसे कि हम देख लेते हैं इंडिया की बात। इंडिया में जो पावर है वो 3 स्टेज पे डिवाइड होती है। अब हम देखेंगे कैसे। देखो, पहला स्टेज है सेंट्रल लेवल, केंद्रीय स्तर पे। ठीक है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जो सरकार बनी है वो क्या सेंट्रल लेवल है, वो पूरे देश को देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट लेवल। सेकंड लेवल कौन सा है, स्टेट लेवल, जिसमें क्या है वो अपने पूरे राज्य को देखते हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर क्या पूरे राज्य को देखते हैं। लेकिन थर्ड लेवल भी एक है, और वो थर्ड लेवल क्या है, जो वो है वो विलेज तौर पे कह लेते हैं या ग्राम तौर पे। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे नगर निगम हो गए, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखते हैं ना, या फिर गांव में हो गया, जैसे सरपंच हो जाते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम हो जाते हैं। ठीक है, तो जो पंचायत है गांव स्टेज पे जो होता है, विलेज स्टेज पे भी क्या है, तो जो पावर को डिवाइड किया गया है। तो हमने यहाँ पे देखा पावर को 3 जगह बांटा गया, तो इसी को कहा जाता है फेडरलिज्म। आपने समझ लिया, फेडरलिज्म का मतलब होता है, इस वर्ड हिंदी में कहते हैं संघात्मक, ठीक है, या संघवाद। ठीक है, और इसका अर्थ होता है कि जो पावर है, ठीक है, उसको क्या है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे डिवाइड करना, चाहे वो, ठीक है, तो उसी को हम कई कंट्रीज में देखते हैं कि पावर एक ही को मिलती है। जैसे कि अमेरिका देख लेते हैं, अमेरिका में क्या सिर्फ प्रेसिडेंट ही रूल करता है, क्या प्रेसिडेंट ही रूल करता है, और उसके नीचे कोई पावर उतना नहीं है जो वो करता है। बाकी जो सेपरेशन ऑफ पावर था हम वो अलग अलग देखेंगे, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन वहां पे भी क्या सिर्फ एक वहां पे एकात्मक शासन है, क्या है वहां पे एकात्मक है, यूनिटीज, क्या देखते हैं हम, यूनिटरी सिस्टम हम वहां पे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेकंड पॉइंट क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। हम ये देखते हैं कि जो हमारे जो यहाँ नियम है, कानून बने हैं, हम इसमें देखते हैं कि पावर जो है वो हर लोगों को अलग अलग बांटी गई है। जैसे हम मेन स्ट्रक्चर में बात ले लेते हैं, हमारे जो 3 प्रमुख अंग देखने को मिलते हैं, लेजिस्लेटिव, जिसे हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों को क्या पावर अलग अलग बांटी गई है। ठीक है, कैसे अब देखते हैं। देखो, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, कि उसका मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं विधायिका। मतलब लेजिस्लेचर का काम है कानून को बनाना, क्या है, कानून को बनाना। वहीं एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, उस कानून को एनफोर्स करना, लागू करना। ठीक है, हम देखते हैं। वहीं जुडिशरी का क्या काम होता है, जुडिशरी का काम होता है कि जो वो पावर, जो उन्होंने कोई रूल बनाया है, उस रूल को संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, वो क्या जो नियम बना है वो जनता की भलाई के लिए है कि नहीं है, ये क्या हमें देखने को मिलती है। तो क्या उसका काम क्या होता है, वो उसका वॉचमैन की तरह काम करता है, वो देख रेख करता है, और उस पर क्या जस्टिस या उसको न्याय देता है लोगों को। ठीक है, हमने देखा क्या पावर, क्या सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे हमें देखने को मिली है। हम और अलग अलग चीजों पे देखते हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर है, उसने बोला कि भाई आप शिक्षा के तौर पे, जो आप शिक्षा मंत्री हो, आप ठीक है एजुकेशन मिनिस्टर हो, आपको मैं ये फील्ड देता हूँ, आपके पास ये पावर है कि आप एजुकेशन फील्ड में देखिए। हम देखते हैं वहीं पे क्या, कि जो किसान मजदूर के फील्ड में अलग उसको पावर दी जाती है। तो क्या हर स्तर पे, हर स्टेज पे क्या है, पावर को डिवाइड
किया गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने क्या यहाँ पे जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो हमने कौन सा फॉर्म अपनाया, पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है, ठीक है, संसदीय प्रणाली अपनाई है। किसको, संसद प्रणाली अपनाई है। कई कई कंट्रीज में हमने देखा है कि नहीं होता है, संसदीय प्रणाली नहीं होता है। वहाँ क्या जो नियम बना लिया पुराने टाइम पे, देख लीजिए हम जो अंग्रेज जो करते थे, हम पे जो हुक्म करते थे, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं था। वो अपनी मर्जी से कोई भी रूल निकालते थे और वो जनता पे थोप देते थे, चाहे राजा महाराजा क्यों ना होता। उसमें क्या है, ना जनता की राय पूछी गई, ना किसी के राय नहीं पूछी जाती थी। लेकिन हमारा जो फॉर्म है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री क्या है कि जब हमने देखा, अभी हमने कौन सा पढ़ा था, 3 अंग पढ़े थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो वहाँ पे क्या लेजिस्लेटिव जो है उसमें एक पार्लिया जो है वो 2 जगह हमने देखा, पावर को 2 जगह बांटा। हमने क्या पढ़ा, फेडरलिज्म पढ़ा, एक, ठीक है, एक स्टेट लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे। तो जो सेंट्रल लेवल है, जो सेंट्रल लेवल, जो केंद्रीय स्तर है, केंद्रीय स्तर पे किसकी व्यवस्था की गई है, पार्लियामेंट्री फॉर्म की व्यवस्था की गई है। गवर्नमेंट मतलब कौन सा फॉर्म है कि जो सेंट्रल लेवल पे जो कोई भी कानून बनेगा, वो कानून कहाँ बनेगा, वो पार्लियामेंट में बनेगा, संसद में बनेगा। क्यों, अब इसके पीछे देखते रहिए। देखो पार्लियामेंट्री, इसको बहुत अच्छे से बेसिक से समझना है ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आए। कॉपी से, नोट पेन से, चाहे बेसिक हिंदी में उतारो लेकिन लिखो जरूर, ठीक है। उसको आपको अच्छे से समझना है, चाहे जो वीडियो कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आनी चाहिए। तो हमने क्या देखा, पार्लियामेंट्री किस लेवल पे होती है, सेंट्रल लेवल पे। अब सेंट्रल लेवल पे ही पार्लियामेंट क्यों है, ठीक है, इसके पीछे का हम पहले रीजन समझ लेते हैं। देखो क्या है, हम देखते हैं हमारा जो कंट्री है वो कितना बड़ा है, कितने सारे स्टेट है, 28 स्टेट है। और जो वो 28 स्टेट है वो हर चीज अपने ट्रेडिशनल हो गया, चाहे कल्चर हो गया, जो संस्कृति है, उन सब की क्या डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम देखते हैं सेंट्रल लेवल पे अगर कोई भी नियम बनता है, कानून बनता है, तो वो पूरे देश के लिए बनता है। किसके लिए बनता है, पूरे देश के लिए बनता है। तो भाई पार्लियामेंट की इसीलिए व्यवस्था की गई कि हर देश का वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो उम्मीदवार होता है, ठीक है, जो हम जनता चुनती है, वो क्या इसमें प्रेजेंट रहता है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट रहता है। और कोई भी अगर नियम बनता है तो हर स्टेट का जो मेंबर होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो क्या होता है, इसमें उस पॉइंट को समझता है और उसके अगर उनको लगता है कि वो उस राज्य के लिए ठीक नहीं है तो क्या उसके लिए आवाज उठाता है, अगर उनके लिए ठीक है तो उसके समर्थन में अपना वोट देता है। हम देखते हैं पार्लियामेंट में जो होता है वो 3 स्ट्रक्चर उसमें भी बहुत मेन आते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है, जिसको हम देखो समझने की कोशिश करेंगे। देखो लोकसभा जो होता है वो जो सेंट्रल लेवल की सरकार होती है, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल। लेकिन जो राज्यसभा होती है उसमें, ठीक है, अब ये दोनों क्या, ये दो एक तरीके से मान लीजिए कि कम्युनिटी है, एक तरीके से क्या कम्युनिटी है जो अपने अपने फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम देखिए लोकसभा, देखो क्या, जो सेंट्रल लेवल पे जिसकी सरकार होगी उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, लोकसभा रिप्रेजेंट करेगा। कौन करेगा, लोकसभा रिप्रेजेंट करेगा। जो अपना अपना जो अलग अलग राज्य है, ठीक है, जो जो अलग अलग राज्य है उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसको रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। राज्यसभा में हर एक राज्य से जनसंख्या के आधार पे क्या है, वहां पे सदस्य जाता है और वो क्या करता है, उसमें जो भी कोई पॉइंट्स होता है उस पर अपना वोट देता है। तो हमने यहाँ पे आज सर ये स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लास में बताया, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता, पूरे स्ट्रक्चर से मैंने समझाया, फिर भी आप इसको समझ लिए। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, राज्यसभा में जो भी व्यक्ति जाता है वो क्या है, इस अपने राज्य के लिए रिप्रेजेंट करता है। फिर वहां पे क्या कोई भी कानून बनता है तो हर एक किसी की वोट लिया जाता है, हर किसी का क्या वोट लिया जाता है, तब जाके क्या है वो कानून पास होता है। तो जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये देखो कितना इफेक्टिव है। और इस सिस्टम के थ्रू ही क्या होता है, कोई भी कानून पास होता है तो उसमें कोई जनता जो होता है विरोध नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि वो जनता के कहने पे ही हुआ है, क्या वो जनता के लिए ही हुआ है और जनता के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या, इससे जो होता है कोई भी बिल है उसको समर्थन ज्यादा मिलता है, ठीक है। कोई भी बिल होता है, वहाँ की जो जनता होती है, हम जो पीपल्स हैं, हम खुश होते हैं उनके नियमों से, क्योंकि लगता है कि हाँ ये हमारी कहने सुनने से ही ये चीजें हुई है, ठीक है। अगर हमें नहीं लगती है, हमें बुरी लगता है, हम अपने राज्य में ये आवाज उठाते हैं, हम सेंट्रल लेवल पे भी उठाते हैं इस बात को, ठीक है। तो ये जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, जो हमने संसद का देखा, ये बहुत इफेक्टिव है और लोकतंत्र में ये बहुत जो होता है एक जो की है, लोकतंत्र जो हम देखते हैं ना डेमोक्रेसी में, ये एक की ऑफ सक्सेस है, ठीक है, अगर उस देश के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखा। नेक्स्ट हमारा है फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स। आइए अब हम फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में समझते हैं। अब आपके सामने ये फंडामेंटल्स दिख रहे होंगे, ये फंडामेंटल्स हमारे राइट है, ये क्या है, मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार क्या है, देखो संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमें कुछ राइट्स देता है,
ये राइट्स हमें देता है। एक तरीके से ये राइट्स क्या है, ये सरकार की कामों पे या सरकार पे थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखता है। क्या सरकार पे कंट्रोल बनाए रखता है, क्यों? ये राइट्स सीधा सीधा क्या है, हमें दिए गए, और ये राइट्स हमसे छीने नहीं जा सकते जब तक कोई बड़ी मुसीबत नहीं आ जाती, या हम कोई गलत काम नहीं करते, क्राइम नहीं करते, या जब तक कोई देश में इमरजेंसी लागू नहीं होती है, तब तक क्या हमारा फंडामेंटल राइट्स कोई हमसे छीन नहीं सकता है। तो हम इसको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। अब देखो, फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल में दिया गया, ठीक है। आर्टिकल में आपको समझना है हमें कि ये आर्टिकल जो है जो 14 से लेके 32 तक, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक क्या है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, ठीक है। आप इसको नोट्स करेंगे। वैसे तो मैंने आपको पूरा चार्ट बता दिया आर्टिकल्स का, ठीक है, आपकी कॉपी पे होगा, आप उस कॉपी को भी अभी रख सकते हैं अपने पास, ठीक है, जो मैंने आपके चाहे 5th में हो, 6th में हो, चाहे 7th हो, चाहे 8th हो, या 8th या 9th, तीनों चारों क्लासों में क्या है, आपको मैंने सारे आर्टिकल्स लिखवाए थे और फंडामेंटल राइट्स आपको समझाया था। तो फंडामेंटल राइट्स फिर से हम समझ रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बताया कि 14 से लेके 32 तक क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। स्टार्टिंग में हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन अब प्रेजेंटली टाइम में हमारे पास टोटल 6 प्रेजेंट क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। अब एक जो निकल गया हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, वो कौन सा निकला और किस नंबर का, कौन से आर्टिकल का था जो निकल गया आर्टिकल, इसमें से हटा के उसे जो कानूनी अधिकार बना दिया गया, क्या उसको लॉ बना दिया गया, कानूनी राइट्स बना दिए गए, ठीक है। तो अब हम पहले समझते हैं राइट टू इक्वालिटी। पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो हमें संविधान क्या देता है, राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी क्या है, देखो, हर किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ उसको अधिकार मिलते हैं, तो उसमें से जो इक्वालिटी राइट्स होता है वो समानता का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, समानता का, कि सब हमारे पास जितने भी है लोग जो आसपास हमें दिखते हैं उसको वही इक्वालिटी प्राप्त है, उनको वही राइट्स जो समानता दिया गया है, जो भाई मेरे पास सम्मान रहता है। अगर मैं हर एक फील्ड में मुझे सम्मानता गया, मैं इसको अगर आर्टिकल के थ्रू आपको बताऊं तो हम देख लेते हैं, चलो इसको पूरा डीप में ही समझते हैं। राइट टू इक्वालिटी क्या है, ठीक है। देखो, समानता का अधिकार 14 से लेकर मैंने 18 तक आर्टिकल में आपको बताया था, ठीक है। 14 to 18 आर्टिकल में क्या है हमारा, ये इक्वालिटी का राइट। अब 14 में क्या, देखो 14 में ये है कि जो कानून है, लॉ के, ठीक है, फ्रंट ऑफ लॉ, हम क्या कानून के समय समक्ष समानता है। कानून अगर मुझे एक जैसा सुरक्षा दे रही है तो उसको भी सेम सुरक्षा देगी। आर्टिकल 15 में चाहे हम किसी भी धर्म, जाति, रंग भेद या किसी भी उससे हो, ठीक, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, इससे चाहे हम कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, लिंग चाहे आप देखो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, सरकार सबको इक्वल समझती है, किसी में भेदभाव नहीं करेगी। किसमें, आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में क्या है कि जितने भी जो होता है, जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी है। अगर भाई मैं अगर काम कर रहा हूँ चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो अगर मैंने भी 12वीं पास की है, किसी और बंदे ने भी 12वीं पास की है, तो हम दोनों को इक्वलिटी, दोनों को क्या है, एक समान जो अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी मिलेगी। भाई उसको भी वही सेम मिलेगा, चाहे पता चले उसको भी हायर कर लिया, मुझे भी हायर कर लिया, उसको 5,000 मुझे 10,000 दिया जा रहा है, क्यों? भाई दोनों की इक्वालिटी, दोनों की नॉलेज सब कुछ सेम है, तो क्या हमें भी दोनों मिलनी चाहिए, हमारी वो पर क्या है, हमारा अवसर हमें दिया गया, अपॉर्चुनिटी का हमें अवसर दिया गया। आर्टिकल 17 में क्या है भाई, देखो आपने अनटचेबिलिटी सुना होगा, कितना उस टाइम चलता था, तो अनटचेबिलिटी क्या, उसको रोक लगा दिया गया, वो प्रोहिबिशन मतलब उसको कानूनी जुर्म में बदल दिया गया। आर्टिकल 18 में क्या है, ठीक है, चाहे वो सैनिक हो या जो जो शैक्षिक हो, उपलब्धियों के अलावा उपाधियों पर रोक। मतलब हम देखते हैं जितने भी जो पहले, इसको किस लिए लाया गया, जो राजा महाराजा जो होते थे ना उस टाइम, उनको क्या, उनको एक उपाधि दी जाती थी, उनको क्या उपाधि जाती थी, उन सारी उपाधियों पर रोक लगा दी गई, ठीक है। तो ये आर्टिकल 18 में था। ये सिर्फ सैनिक और जो एजुकेशन फील्ड में ही अगर कोई हमें टाइटल दिया जा रहा है, चाहे जो एजुकेशन में डॉक्टर लग जाता है, डीआर लग जाता है, सैनिक में ब्रिगेडियर, हम देखते कि तो जनरल, ठीक है, तो ये क्या है, टाइटल दिए जा रहे हैं, इसके अलावा कोई सी फील्ड में टाइटल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो राइट है, वो है राइट टू फ्रीडम। इसको भी हम जल्दी समझ लेते हैं। अब राइट टू फ्रीडम क्या है भाई, स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें कई सारी चीजों में स्वतंत्रता, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, चलने फिरने की स्वतंत्रता होगी, पढ़ने की स्वतंत्रता मैंने ले ली, जो हमारे पास फ्रीडम है भाई, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, फ्रीडम है मेरे पास, कोई भी एजुकेशन में ले सकता हूँ अपनी जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो मेरे पास फ्रीडम है। मैं कोई सा खाना खा सकता हूँ, किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकता हूँ, क्या है, वो मेरा सारा क्या है, फ्रीडम है, ठीक है। तो ये है, अब फ्रीडम की है, ये आर्टिकल 19 से 22 में आता है, किसमें, आर्टिकल 19 से लेके 22 में। पहले में हो गया कि जैसे भाषण देना,
संघ बनाना, मतलब करना, कुछ भी तरीके से इधर उधर घूमना, भारत के किसी भी स्वतंत्रता संग्राम किसी उस चीज में भी भाग लेना, ये सब क्या आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 20 में क्या है, अगर हमने कोई अपराध किया है, क्या यहाँ क्या कुछ किया है, तो भाई अगर मैं जेल में भी हूँ तो क्या फिर भी मुझे दंडित किया जा रहा है, तो भी मुझे कुछ ना कुछ राइट, भाई वहाँ पे भी मुझे खाना मिलेगा, वहाँ पे भी पानी मिलेगा, ठीक है। तो जो भी हुए, जो जुर्म करता है उन सबको भी यहाँ पे राइट्स कुछ होते हैं। 21 में क्या है, कानून जो है अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, क्या, राइट टू लिव। आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लिव। अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति अगर जुर्म कर रहा है तो उसको भाई जेल में सजा होगी, चाहे फांसी की सजा। उसके अलावा हर किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है। नेक्स्ट आता है किस जो आर्टिकल जो है 22। आर्टिकल 22 आर्टिकल 22 में किसी भी नागरिक को अगर विशेष मामले में अगर चाहे गिरफ्तार भी किया होगा, चाहे हिरासत में भी लिया होगा, तो भी उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, तो भी क्या उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये क्या उसका मौलिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या है, देखो इसमें क्या है आर्टिकल, वैसे तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो 21 है उसमें 21A भी जोड़ा गया है। मैंने जैसा आपको एक बार बताया था ना कि भाई आर्टिकल तो टोटल 395 है, लेकिन अगर हम ABC को भी जोड़ के चले तो वो 448 तक पहुंच जाता है, उससे भी ज्यादा पहुंच जाएगा। तो क्या है, हम उसमें देखते हैं 21A में ये है कि जो राइट टू एजुकेशन भी दिया गया है, क्या कि जो भी बच्चा 6 से 14 साल की उम्र का बच्चा है उसको वो प्राइमरी शिक्षा सरकार जो है उपलब्ध कराएगी, ठीक है। ये हमें देखने को मिला, शिक्षा का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो टॉपिक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अब ये क्या है भाई, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या, अगर हमारा कोई शोषण नहीं करेगा, हमारे पास अधिकार है कि आप हमारा शोषण नहीं कर सकते हो, शोषण के विरुद्ध। आर्टिकल इसमें कौन सा है, 23 और 24 दिया गया है बस। आर्टिकल कौन सा, 23 और 24। पहले वाले में आर्टिकल में देखते हैं कि जो अगर मानव है, कोई भी है, व्यापार कर रहा हो, चाहे किसी भी फील्ड में कोई भी क्यों ना, उसके साथ जबरदस्ती काम नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती लेबर जो है उनसे काम नहीं लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि भारत एक आजाद कंट्री है और यहाँ पे सारे व्यक्ति आजाद है, उनको कोई भी बेरोजगार वो जो यहाँ उनके साथ शोषण नहीं करेगा। उसको पता चले लंबे काम के लिए तो ले लिया है, लेकिन उसको मजदूरी से 100-200 रुपए दिए गया, तो ऐसा भी कोई नहीं करेगा, ठीक है। और स्त्रियों जो होती हैं पशुओं की तरह खरीद, जो स्त्री होती है उनको क्या करता था, पहले बेचा और खरीदा जाता था, और वो सारे क्या है प्रतिबंध लगा दिए गए, उन सब पे रोक लगा दी गई, ये कानून के विरुद्ध है। ये राइट्स दिया गया 23 में। 24 में क्या दिया गया, जैसे खदानें हो गए, कारखाने हो गए, खतरनाक जैसे काम होते हैं, हमने देखा डेंजरस वर्क भी होता है, उसमें 14 साल से की उम्र के बच्चे से कम उम्र के बच्चे, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा। हमने ये देखा कितने, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ काम नहीं करवाया जाएगा। ये किस में दिया गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो है राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन। अब भाई ये भी हमने देखा, हमने तो ये तो फ्रंट में देख रहे ना, जो प्रियम्बल हमने पढ़ा था उसमें क्या देखा, सेकुलरिज्म हमने पढ़ा कि ना, कि भाई राज्य किसी भी धर्म को महान नहीं बोलेगा, ना ही उसके किसी भी धर्म जो में भाग लेगा, और ना ही किसी एक धर्म को प्रोत्साहित करेगा। क्या उसके नजरों में सारे धर्म एक समान होने चाहिए। अगर हम अब इसको देखें, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, तो ये आर्टिकल किस में है, ये आर्टिकल 25 में, 26, 27, 28 में। तो कितने तक में, आर्टिकल 25 से 28 में। तो हम देखते हैं 25 को, इसमें बोला गया है कि धर्म को मानने वाले लोग, पालन करने वाले लोग अपने धर्म का प्रसार कर सकते हैं, उनको अपने धर्म का प्रसार करना, प्रचार करना, ये सारा उनको अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 26 में बोला गया है कि कोई भी जैसे धर्म है, उनकी जो कोई भी इकाई है, चाहे वो परोपकारी को कोई भी कार्यक्रम हो, अपनी जो संस्था है उसको स्थापित कर सकती है, मतलब अपना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकती है। किसमें, आर्टिकल 26 में क्या है। आर्टिकल 27 में क्या है, इसमें क्या है, धर्म का चाहे प्रचार करें, चाहे धार्मिक देखरेख में कोई भी काम हो उनके लिए, उनको कोई मजबूर नहीं किया जाएगा, कर देने के लिए कोई भी मजबूर, मतलब इसमें क्या है, उनको टैक्स फ्री रखा गया। आर्टिकल 27 में क्या है, उनको टैक्स फ्री रखा गया जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 28 में, किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या, किसी भी जो होता है पढ़ाई लिखाई का जो भी काम है, जो भी एजुकेशनल मिनिस्ट्री है या जो भी शिक्षा संस्था है, ठीक है, उसमें किसी भी धर्म को प्रचार में नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपको एक चीज समझना होगा यहाँ पे, आर्टिकल जो है 28 में जो है 29 में 29A में, उसमें ये बात कही गई है कि अगर वो संस्था
अगर एजुकेशनल संस्था अगर किसी विशेष धर्म के द्वारा खोला गया है तो वो अपनी धर्म उसमें की शिक्षा को पढ़ा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी है कोई तो उसमें मुस्लिम पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ाया जाता है। कोई पंजाबी जो कॉलेज होता है या स्कूल होता है उसमें पंजाबी होता है। कोई सांस्कृतिक जो हिंदी कॉलेज होता है उसमें संस्कृति होता है। तो ऐसा भी होता है, देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। नाम से पता चल रहा है, कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षिक या जो एजुकेशनल है जो शिक्षा से संस्था, ठीक है, शिक्षा राइट। तो हमने देख लिया यहाँ पे। अब इसको हम समझते हैं। इसमें देखो आर्टिकल सिर्फ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 29 और 30 इसमें भी दे रखा है। 29 में सिंपल सा बोला गया है कि भारत के किसी भी राज्य में नागरिकों को अपनी विशेष भाषा हो, चाहे कोई भी लिपि संस्कृति हो, उसको बनाए रखने का अधिकार है। भारत में चाहे कोई से भी व्यक्ति कहीं से भी क्यों ना रखना, वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कोई भी उससे अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में बस इतना ही बोला गया, चाहे उनकी जो कोई भाषा हो, अगर वो अल्पसंख्यक है, क्या है, अगर उनकी संख्या जो शेड्यूल का जो होता है ना ट्राइब्स, हम देखो अल्पसंख्यक देखते हैं, SC और ST जो देखते हैं, ठीक है, अगर वो शेड्यूल्स कास्ट के लोग हैं, अल्पसंख्यक है, ठीक है, और माइनॉरिटी है, क्या है, माइनॉरिटी है, उनकी संख्या कम है, तो वो अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन चलाने का अधिकार प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियस, क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियस है। अभी क्या है रेमेडियस, देखो रेमेडियस क्या होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर भाई देखो ऊपर हमारे जितने अधिकार दिए गए, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, ये हमें दिए गए हैं। अगर इनमें से कोई से भी राइट्स अगर हमारे पास नहीं है, कोई से भी राइट्स अगर हमारे पास है तो, लेकिन उसका हमें कोई हनन कर रहा है, उसका कोई हमें कोई विरोध कर रहा है, हमें वो राइट्स को हमारा जो है वो हमसे छीना जा रहा है सरकार के द्वारा, किसी के भी माध्यम के द्वारा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको क्या है, सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों में से क्या है किसी में भी हम इसके अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं या केस फाइल कर सकते हैं और हमारे जो है राइट्स पे वहाँ सुनवाई होगी। तभी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस संविधान का जो ये हमारा जो आर्टिकल है, जो हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है, उसको क्या बोला गया है, संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशनल का सोल बोला गया है। क्या, संविधान का जो हार्ट है ना उसका सोल बोला गया, हिंदी में बोला तो संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है, ठीक है, दिल और क्या बोला गया, हार्ट एंड सोल, यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर इसको कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या सारे टॉपिक्स यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के देख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स थे। अब मेरी एक बार ही आई है, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा। देखो मैंने आपको 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमारा था, ठीक है, उसको मैंने आपको बताया, और आपने ये देखो जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियस है ये आर्टिकल 32 में है, और हमने देखा कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है 29 to 30 में। यहाँ पे आर्टिकल एक मिसिंग है, वो क्या है 31। अब वो आर्टिकल कहाँ है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारे पास टोटल क्या 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू जो प्रॉपर्टी का हमारा जो राइट था, वो की संपत्ति का अधिकार जो था, उसको यहाँ से निकाल दिया गया, आर्टिकल फंडामेंटल राइट से निकाल के उसको कानूनी हमें अधिकार दिलवाया गया, ठीक है। जो हमारा 7th जो वो हमारा जो 6th एक्चुअल में 6th में आता था, जो हमारा यह जो 7वां जो अधिकार था वो निकाल दिया, वो आर्टिकल 31 में था, इसीलिए उसको निकाल दिया गया। इसीलिए हम क्या फंडामेंटल 31 का जो आर्टिकल है उसको हम नहीं देखते हैं, वो क्या यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है, तो वो नंबर ही यहाँ से हटा दिया गया। तो आर्टिकल कितना हमारा 30, फिर सीधा 32 हमारा आ जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियस, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा जो पॉइंट है, अब देखो अधिकार के अगर हमें कुछ मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं तो हमारे कुछ हमें कर्तव्य भी होते हैं, हमारी ड्यूटीज भी होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है जो हमें से सरकार मांगती है कि भाई मैं आपको कुछ अधिकार दे रहा हूँ तो आपकी भी हमारे देश के प्रति कुछ आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो उसी तरीके से क्या फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारी बनती है, ठीक है। तो आप इसी को यहाँ पे समझेंगे। पहला देखो, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशन फ्लैग एंड नेशनल एंथम, क्या है, पहला ही संविधान का पालन करे और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। किसका, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंड का रिस्पेक्ट, संविधान का रिस्पेक्ट, इंडियन नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, ठीक है, हमें इनका सम्मान करना पड़ेगा। संविधान का पालन करें और संविधान ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, ठीक है। ये हमारा क्या है
पहला फंडामेंटल ड्यूटीज है। हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स तो 6 थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास टोटल 11 है। पहले कितने थे, पहले तो 10 थे, लेकिन एक और फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड फंडामेंटल देखो, फॉलो आइडल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। देखो क्या है, जितने भी जो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना है हमें, वहां पे जितने भी यहाँ पे आदर्श थे, यहाँ जितने भी व्यक्ति है, उन सबका हमें क्या पालन करना है। नेक्स्ट जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, प्रोटेक्ट सेवरेनिटी एंड सेवरेनिटी होता है ना, सोवरेन, क्या सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। क्या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है आपको ये समझना होगा। देखो भारत का एक जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, सोवरेनिटी तो आपको दिख रहा है, इसका मतलब था संप्रभुत्व। हम क्या, हमारे पास खुद प्रभुत्व है, हम एक अखंड है, इंटीग्रिटी, हम क्या, हम अखंड भारत है, इसकी आपको रक्षा करनी है। इसको क्या है, आपको रक्षा करनी है। अगर हम भाई एक है, हम अपना खुद प्रभुत्व है, हम खुद के स्वामी है, तो आपको इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। और वो कैसे, आपको हमारे सारे सरकार के जो काम है, अच्छे काम है, उनमें आपको भाग लेना होगा और गलत राहों से दूर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट एक होता है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, देश की रक्षा करें और जब हम आपको बुलाएं, आह्वान करें, क्या रेंडर्स, आपको जब आह्वान करें हम, तो आपको राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको आना पड़ेगा, आपको राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, क्या है, सामान्य भाईचारे का जो है आपको पालन करना पड़ेगा। मंत्र क्या है, क्या कौन सा मंत्र, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है, सामान्य भाईचारे का आपको अपने अंदर विश्वास रखना होगा। अपने भाई जितने भी प्रियजन है, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी रिलेटेड हो, आपको उन सबका सम्मान करना पड़ेगा और उनके साथ भाईचारे जैसा बर्ताव करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा छठा है, देखो छठा है प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, मतलब समग्र संस्कृति का संरक्षण करें। जितनी भी संस्कृति है उन सबका संरक्षण करें, और जो कल्चर्स आपकी है, जो अब हम देखते हैं माइनॉरिटी पड़ी है, जो है जो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे, उसको भी आप सम्मान दीजिए। हर किसी के जो है आप संस्कृति को सम्मान प्रदान कीजिए। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स हमारा 7, प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट, क्या है, जो हमारी प्राकृतिक पर्यावरण है उसका आपको संरक्षण करना पड़ेगा, उसको बिल्कुल हार्म मत कीजिए। वो हमारी क्या एनवायरनमेंट है, उसको स्वच्छ रखना आपका कर्तव्य है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, क्या है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक जो आपका स्वभाव है उसका विकास करना है। आपको क्या है, साइंटिफिक तरीके से सोचना है, और आपको देश के जो भी विकास के कार्य हैं और उसमें क्या आपको भाग लेना है। अपने आप को बढ़ाइए, इतना ऊंचा उठाइए, ताकि इससे क्या देश का भी और आपका भी विकास हो सके। नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो है सेफ गार्ड पीपल प्रॉपर्टी, क्या सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, क्या पब्लिक प्रॉपर्टी, जितने सार्वजनिक संपत्ति है जितने भी, उन सब की आपको रखना है, चाहे वो पार्क हो, चाहे रोड हो, चाहे जो जो आप देखते हो यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टीज जितनी भी, उन सबको आपको ही सेफ रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है 10 है, वो है स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस, क्या है, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। अपने आप ये सिंपल, ये सब क्या है, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज क्या दी जाती है, आप ही के भलाई के लिए दी जाती है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये क्या, आपको इसको अच्छे से देखभाल करनी होगी। तो क्या है, स्ट्राइव फ्रॉम एक्सलेंस मतलब हमेशा उत्कर्ष, अपने अंदर उत्तेज, ठीक है, हमेशा क्या कुछ कर दिखाने की अपने अंदर इच्छा बनाए रखिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट फंडामेंटल राइट्स है, और उसको क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जो है लास्ट, उसको जो बनाया गया है, वो जो इसको ऐड किया गया, वो इसलिए ऐड किया है ताकि एजुकेशनल जो है उस फील्ड में थोड़ा सा विकास किया जाए, उसमें अच्छा बेटर करा जा सके। ये सब क्या, पेरेंट्स हो चाहे गार्डियंस हो, जो भी हो, ठीक है, उन सबको क्या अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। चाहे 6 से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजें, उनको पढ़ाई कराएं, उनको क्या है, ये सब क्या है, गार्डियंस और उनके जो जो देख रेख करने वाला है, जो उनके पेरेंट्स है, माता पिता, ये उनकी ड्यूटीज बनती है कि उनको स्कूल भेजा जाए पढ़ने के लिए। जो 6 से 14 साल, एटलीस्ट वो अपना कुछ तो कर सकेंगे, कुछ तो विकास कर पाएंगे। जो नहीं हो सके, जो पता है भाई, मान सकते हैं हमारा देश अभी गरीब हालत में चल रहा है, तो यहाँ पे एजुकेशन दे पाना भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। तो उसी को क्या है सॉल्व करने के लिए बोला कि सरकारी स्कूल खुले, उनमें बोला गया है एटलीस्ट कम से कम 6 से 14 साल, ठीक है, मतलब फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक भी अगर वो जाएगा बच्चा, टोटल में क्या देखते हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप बताइए, 8 साल तो हम देखते ही है ना, कम से कम वो 8वीं 10वीं तक के जो क्लास में
पढ़ सके और अपना आप कुछ तो अपना आप को डेवलप कर सके, इसीलिए इस फंडामेंटल ड्यूटीज को इसमें ऐड किया गया। तो हमने यहाँ पे सारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया, वो भी बहुत डीपली डिस्कस किया कि आई थिंक आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने इतने बेसिक से आपको समझाया, वीडियो बहुत लंबी हो गई लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, क्या है, मतलब कि राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये हमारा जो हम देखते हैं शेड्यूल जो हम पढ़ते हैं उस शेड्यूल 4 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, उसमें क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया। अब ये है क्या, देखो राज्य जो है उसको कुछ जो एक नियम बनाए गए उनके लिए नियम कंपलसरी नहीं है ये कि आप उसको जाके आप पढ़ सकते हो। जैसे मौलिक अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स दिया है लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए, वहीं क्या गया यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए सरकार के लिए। ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होता है, जैसे हम आजकल सुनते हैं कि कोई भी प्लानिंग करनी होती है, नीति बनाना होता है, पॉलिसीज बनानी होती है, तो वो क्या, वो किसी न किसी से राय लेते हैं, तो ये बनाया गया है। इसमें क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें क्या है, सरकार को कोई भी निर्देश देना, ये निर्देश कहें या फिर कोई भी सुझाव देना, कुछ भी वो देने का काम कौन करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी करता है। अब वो सरकार पे डिपेंड है कि वो उसको माने या उसको फॉलो करे या ना करे। ठीक है, ये क्या है, ये समाज की भलाई के लिए कार्य करता है। किसकी भलाई के लिए कार्य करता है, समाज की भलाई के लिए। ये क्या कोशिश करता है, ये नीति निर्देशक तत्व यही कोशिश करता है कि दोनों तरफ, ठीक है, कि जहाँ क्या है कि जो सरकार है उनकी नीति है उनको कार्य कर सके, उनकी बातों को सुझाव दे सके, ठीक है, और समाज के हितों की काम कर सके। वो काम कौन करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है। इसको हम क्या, ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स को तो हम क्या, अगर हमें नहीं भाई मिलता है, कोई हमारा हनन करता है, हम तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, लेकिन इसको हम सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसको कानूनी जो होता है इसको नहीं प्रदान है, कानूनी संरक्षण इसको प्रदान नहीं है। बस ये क्या है, स्टेट को कोई भी सुझाव दे सकता है किसी भी कंडीशन को लेके। अब वो डिपेंड वो है कि स्टेट उसको मानती है कि नहीं मानती है। लेकिन क्या है, ये जैसे मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसी अपने पर्सनली यूज होता है कि भाई हम एक व्यक्ति का अपना फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो क्या है, वो पूरे समाज को लेके चलता है, पूरे समाज को लेके चलता है, उनके हितों की बात करता है। इसमें ये डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में भी समझ लिया। आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो में क्या बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। इसीलिए वीडियो बहुत लंबी भी होने के कारण से भी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब क्या आप इस वीडियो को रिपीट करिए, इसको दोबारा से देखिए और खूब अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसका असाइनमेंट आपको तुरंत आपके फोन पे मिल जाया करेगा।